हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज़ डे 5 ऑफ योर क्रैश कोर्स और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक वर्ब्स। ठीक है, बचपन से ही आप लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ब क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। बेसिकली एक सेंटेंस वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता, राइट और एक सेंटेंस फॉर्मेशन में जो मेजरली हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं वो वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। सबसे पहले तो हम सही ये समझें कि वर्ब्स होते क्या हैं एक्चुअल में। वर्ब्स आर एक्चुअली द एक्शन वर्ड्स। क्या होते हैं वर्ब्स? एक्शन वर्ड्स। बेसिकली जो सेंटेंस में एक एक्शन बताते हैं कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, वो वर्ड्स कौन से होते हैं, उन्हें ही हम लोग ग्रामर में वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मेन वर्ब्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? जो सेंटेंस में हमारा मेन एक्शन बताएं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई टीच कंप्यूटर, ठीक है, मैं ऐसा बोल दूँ इफ़ आई से आई टीच कंप्यूटर, तो मैं काम क्या कर रही हूँ? टीच कर रही हूँ। तो टीच क्या हुआ? मेरा मेन एक्शन बताने वाला वर्ड, तो वो हो गया मेन वर्ब। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ आई एम टीचिंग कंप्यूटर, तो वहाँ पर टीचिंग तो हो गया मेन वर्ब और प्रेजेंट की जो स्टेट बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल एम, वो क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? प्राइमरी, ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी वर्ब के वीडियोस का, आप लोग वहाँ से वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो। ठीक है, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ब्स होते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं मोडाल ऑक्सिलरीज। मोडाल्स क्या होते हैं? विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, ये सारे सेकेंडरी होते हैं जिन्हें हम लोग इंग्लिश में मोडाल्स बोलते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पर जेके एसएसबी एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ मोडाल वर्ब्स। तो आज हम लोग कुछ 12 एमसीक्यूज करेंगे, 12 हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब्स। दे आर वेरी वेरी इजी, आप लोग इजीली सेंटेंस को रीड करके ऑप्शंस में से आंसर गेस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे साथ आपको क्वेश्चन को रीड करना है और अपने आंसर्स को गेस करना है। चलिए, लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। आई विश यू डैश मेकिंग नॉइज, इट्स बॉदरिंग मी। आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग नॉइज। आई विश यू आर गोइंग टू स्टॉप मेकिंग नॉइज। आई विश यू स्टॉप मेकिंग नॉइज। आई विश यू कैन स्टॉप मेकिंग नॉइज। बोला क्या गया है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम बोलना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मुझे बॉदर कर रही है, यही बोला गया है। अब एक चीज़ आप लोग समझिए, जब भी आपके सेंटेंस में दिया हो विश, आई विश, यू विश, ही विश, ही विशेस, कुछ भी दिया हो, उसके बाद जो एक हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी होती है? वुड होती है। आई विश के बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वुड स्टॉप, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग नॉइज, इट इज बोदरिंग मी। समझ के बात? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं अभी हम लोग। वी ऑल थिंक दैट मारिया डैश एन इंटरेस्टिंग पर्सन टू मीट एज वी डैश अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हर सो फार। हमारे पास ऑप्शन 1 ब्लैंक 1 एंड ब्लैंक 2, 2 ब्लैंक्स हैं जिसके लिए हमारे पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं। बोला क्या गया है कि हम सबको लगा कि मारिया जो है वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन है क्योंकि हमने उसकी स्टोरीज बहुत बार सुनी है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, ये बोला गया है। अब ऑप्शन है हमारे पास, मारिया इज़ एन इंटरेस्टिंग पर्सन, मारिया कैन बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, मारिया माइट एन इंटरेस्टिंग पर्सन, वुड बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, और उसके बाद वी हैड हर्ड, हर्ड, हियर, हैव हर्ड। तो देखिए, जब आप कोई चीज़ एक्चुअल में नहीं है, आप वैसा सोच रहे हो या फिर आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो, जैसे मैंने बोला आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग नॉइज। अब मैं सिर्फ ये चीज़ सोच सकता हूँ, अब तुम करोगे या नहीं करोगे, वो चीज़ होगी या नहीं होगी, वी डोंट नो, बट हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं या काइंड ऑफ एजम्पशन करते हैं तो हम जनरली वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या बोला गया? वी ऑल थिंक दैट मारिया वुड be an interesting person. Maria
वुड बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, हम सबको लगता है कि वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन होगी, अब वो है या नहीं दैट इज़ नॉट नोन, बट हमें ऐसा लगा। सिमिलरली ऐसा मैंने विश किया, हो या नहीं हो, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, वुड बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन टू मीट एज वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हर, क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अनदर वन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, yesterday I dash to see my grandparents. I go to see my grandparents. Yesterday I have gone to see my grandparents. Yesterday I gone to see my grandparents. Yesterday I went to see my grandparents. अब देखिए सुनिए स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ। जब भी पास्ट का कोई भी टाइम दिया हो, इट कैन बी येस्टरडे, इट कैन बी लास्ट डे, इट कैन बी लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट इवनिंग, या फिर कोई भी पास्ट की डेट, ठीक है, पास्ट की डेट कोई भी हो सकती है, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, पास्ट का कोई भी एग्जैक्ट ईयर हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है, पास्ट का कभी भी कोई भी टाइम दिया हो और उस टाइम पे कोई भी एक्शन की बात की होगी कि इस टाइम पे ये एक्शन हुआ था या इस टाइम पे ये मैंने एक्शन किया था। जैसे यहाँ बोला गया येस्टरडे, कल मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गई थी या गया था, यही बोला गया है। पास्ट का टाइम दिया है येस्टरडे, तो उस तरह के सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। समझ रहे हैं आप बात, वर्ब की क्या लगती है, सेकेंड फॉर्म। नाउ गो थ्रू द ऑप्शंस एंड चेक कहाँ पर है सेकेंड फॉर्म, ऑप्शन डी में, येस्टरडे आई वेंट टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। येस्टरडे से ही हम लोग को पता चल गया। नेक्स्ट वन पे आते हैं, द सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट। बेसिकली क्या होगा, द सन सेट्स इन द ईस्ट, नहीं, सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट से सेट होता है। तो राइज और वेस्ट, राइज और सेट, ये होनी चाहिए हमारी सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होता है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, कोई भी ऐसी कहावत, उसको हम लोग हमेशा प्रेजेंट में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, एक एक्चुअल फैक्ट है। ऐसी चीज़ रोज़ ही होती है और ऐसे ही होती आई है, ऐसे ही होती थी, ऐसे ही होती है और ऐसे ही होती रहेगी। सन ईस्ट से ही राइज करेगा, वेस्ट से ही सेट करेगा, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इफ़ वी चेक द ऑप्शंस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है गाइस। हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल फैक्ट्स, रेगुलर एक्टिविटीज़, रेगुलर एक्शंस, आपके हैबिट्स, कोई भी कहावत है, कोई भी प्रोवर्ब है, वो हमेशा किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए क्वेश्चन 6, फिफ्थ क्वेश्चन 5 देखते हैं। एलन डैश वर्किंग हियर सिंस 1950, क्या बोला गया है, सिंस 1950, ये हो गया हमारे आंसर का हिंट। देखिए, जब भी सिंस दिया हो और कोई भी पास्ट का टाइम दिया हो, सिंस 1950, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 PM, कुछ भी, तो वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। या फिर फॉर दिया हो और फॉर के बाद कोई टाइमिंग दी गई हो, तो वो भी हमेशा परफेक्ट टेंसेस होते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एलन डैश वर्किंग हेयर सिंस 1950, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो कौन सा है, हैज़ बीन वर्किंग। एलन के साथ हम हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, तो हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1950। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे लिखते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर के साथ टाइम लगता है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ब्स की वीडियो का एंड टेंस की वीडियो का भी अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप लोग वहाँ से उस लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो अगर अभी तक बेसिक्स क्लियर नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 6 पे। आई डैश फॉर 7 hours लास्ट नाइट। अब देखिए क्या बोला गया, लास्ट नाइट। मैंने आपको क्या बताया, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर,
कोई भी पास्ट का टाइम एग्जैक्ट आपको दिया होगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऑप्शंस में से ढूंढिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ है, वॉज स्लेप्ट, हैव स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। स्लेप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या आंसर होना चाहिए, आई स्लेप्ट फॉर 7 hours लास्ट नाइट। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं अदर साइड ऑफ बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। I am not really sure where the cat is, but I think she dash in the kitchen. I'm not sure cat कहाँ पर है, but मुझे लगता है वो किचन में होगी। ठीक है, ऑप्शंस हैं, she might play in the kitchen, she might be playing in the kitchen, she might have played in the kitchen, or none of these। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, she might be playing in the kitchen। हम माइट किसके लिए यूज़ करते हैं, MIGHT, जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि कोई चीज़ हो सकती है। तो मुझे नहीं पता, यहीं से हमें पता चल गया कि पॉसिबिलिटी बोली गई कि आई एम नॉट रियली श्योर, दैट मीन्स मेरे को पक्का नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी की है कि वो किचन में खेल रही हो। तो क्या होगा, शी माइट बी प्लेइंग इन द किचन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। All right, moving on, question number 8, you dash not go to Mumbai, the plan is cancelled। तुम्हें मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लान कैंसिल हो चुका है। जब भी हम ज़रूरत की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, नीड। सो क्या होना चाहिए, यू कैन नॉट गो टू मुंबई। कैन नॉट मतलब तुम मुंबई नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं है, जा तो सकते हैं पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीटिंग कैंसिल हो गई। यू विल नॉट गो टू मुंबई, विल क्या बताता है, फ्यूचर का एक्शन। यू मे नॉट, मे क्या बताता है, पॉसिबिलिटी कि मुंबई नहीं जा सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी रीज़न नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, यू नीड नॉट गो टू मुंबई। वाई, बिकॉज प्लान इज कैंसल्ड। ऑलराइट, सो ऑप्शन सी। 9th पे आते हैं, डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। जब भी आप किसी को पूछते हैं क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप पानी पीना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ बाहर जाना चाहेंगे, जब भी आप किसी से कुछ कहते हैं, लाइक किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, तो उस वक्त हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, वुड। ठीक है, would you help me, would you like to have a cup of tea, would you go out with me, would you dance with me, would you like to have some water। कुछ भी बोल सकते हो, किसी को भी कुछ ऑफर करते हो तो आप हमेशा would का यूज़ करते हो। तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, would। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन 10 पे आते हैं, शी डैश स्विम वेल व्हेन शी वॉज 10 years old। वो बहुत अच्छे से स्विम कर सकती थी जब वो 12 साल की थी। मतलब पास्ट की एबिलिटी बता रहा है कि जब 12 साल की थी कुछ कर सकती थी। तो जब भी हम अपनी पास्ट की कैपेसिटी, पास्ट की एबिलिटी बताते हैं, हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कुड। ठीक है, कैन और कुड में यही डिफरेंस है एज मोडाल वर्ब्स। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कुड डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता था, सकता हूँ, सकता था। तो कुड क्या बताता है, पास्ट एबिलिटी, क्योंकि हमें 12 years old का बताया जब 12 साल की थी, पास्ट एबिलिटी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कुड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 11 पे, वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। जल्दी भागो नहीं तो ट्रेन मिस कर दोगे। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, लेस्ट यू वुड, लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू विल, लेस्ट यू मे। अब लेस्ट एक अगेन एक हिंट है आपके लिए, लेस्ट के बाद हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो क्या होता है, शुड। सिंपल एज दैट, सिर्फ और सिर्फ शुड मार्क कर दो, लेस्ट दिख गया, आंसर आपका शुड ही होगा। लेस्ट के बाद कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है, बस इतना याद रखो, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। ये एक फिक्स्ड हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। ठीक है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगता है तो हम यहाँ पर शुड लगाएंगे। जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें बोलने में वुड भी सही लगता है, हमें बोलने में विल भी सही लगता है, हमें बोलने में कुड भी सही लगता है, बट लेस्ट है तो उसके बाद हमेशा शुड ही आएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर एज यूजुअल आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, आई एम श्योर इट
मस्ट बी जॉर्ज, इट मे बी जॉर्ज, इट शुड बी जॉर्ज और इट कैन बी जॉर्ज? इसका आंसर यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और जो कल हमने क्वेश्चन किया था, देयर इज डैश, देयर इज, क्या क्वेश्चन था हमारा? देयर इज अ डैश मिल्क इन द जार, यही क्वेश्चन था। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स के आंसर आए थे वो था लिटिल, एंड कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स आए थे सम। यही आंसर्स जो थे मोस्टली कमेंट्स में आए थे। सो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर इज़ लिटिल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए है। हम ऐसा बोल सकते हैं देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास, लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोल सकते देयर इज़ अ सम मिल्क इन द ग्लास। तो आई गेस जिन्होंने सम आंसर किया उन्होंने करेक्टली सेंटेंस रीड नहीं किया था, यहाँ पर ए लिखा हुआ था आपके ब्लैंक से पहले। तो क्या होना चाहिए? देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। अ लिटिल मिल्क का मतलब ग्लास में कुछ मिल्क है यूजेबल, ठीक है जी। सो ए लिटिल इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट सम। करेक्ट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। आई गेस ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं कल उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। ओके देन, टेक केयर।